नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीसीएस के पुराने वर्षों के मेंस पेपर हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। 2018 वर्ष से शुरू किया था। GS2 के काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अपने आज के लेक्चर में उसके आगे के सवाल को हम कवर करेंगे और इस पेपर को समाप्त करेंगे। अगर आपको हमारे पेड ग्रुप संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो जहां पे क्वालिटी कंटेंट हम देते हैं तो ये दिए गए दो में से किसी भी नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला सवाल है वो ई गवर्नेंस के बारे में है। आपको ई गवर्नेंस को स्पष्ट करना है, यानी आप इसके बारे में क्या समझते हैं ये आपको लिखना है। उसके अलावा इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और इसके क्या एडवांटेजेस या लाभ हैं उसका आपको उल्लेख करना है। और इसी के साथ इससे जुड़ी हुई मुख्य चुनौतियां क्या हैं इस बारे में भी आपको लिखना है। तो अगर आप यहाँ पे कीवर्ड देखेंगे तो दो कीवर्ड मिलेंगे, एक तो क्लैरिफाई और एक एक्सप्लेन, यानी स्पष्ट कीजिए और उल्लेख कीजिए। अब इस प्रश्न के दोस्तों तीन अलग अलग डायमेंशन है, तीन अलग अलग भाग हैं। आपको हर ही भाग को यह सोचकर अटेम्प्ट करना है कि परीक्षक उसको कितना महत्व देगा। जैसे ई गवर्नेंस को स्पष्ट करना है तो इसमें आंसर ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, बस उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, उसके साथ जुड़े हुए कुछ फैक्ट लिख सकते हैं, कुछ तथ्य लिख सकते हैं। तो इसको इतना शायद भार ना मिले मार्क्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन जो बाकी दो पार्ट्स हैं इसमें आपको विशेषता लिखनी है, लाभ लिखनी है और साथ में चुनौतियां लिखनी है। तो आप इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, इसमें ज़्यादा पॉइंट लिखिए और इसमें थोड़ा सा जिक्र करके फिर आप आगे इसकी तरफ बढ़ जाइए। सबसे पहला जो भाग कहता है ई गवर्नेंस के बारे में आपको स्पष्ट करना है। भाई इसमें आप संक्षिप्त पृष्ठभूमि देकर शुरू कर सकते हैं या फिर उसको परिभाषित करें। हालांकि ध्यान रखें यहाँ पे आपको विस्तार से नहीं बताना क्योंकि इस भाग का शायद उतना वेटेज ना हो। दूसरा जो भाग है उसमें विशेषताएं और लाभ के बारे में लिखना है। यहाँ पे आप ज़्यादा ध्यान दें, यहाँ पे आप ज़्यादा पॉइंट्स लिखें, यहाँ पे थोड़ा विस्तार से समझाएं। फिर तीसरा जो भाग है वो चुनौतियों के बारे में पूछता है। यहाँ पे क्योंकि भाग आपसे ये वाला व्याख्या करने के लिए नहीं कहता, इसीलिए आप इसको भी संक्षेप में ही लिखें। तो देखिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन में तो आप क्या लिख सकते हैं, आप ई गवर्नेंस को परिभाषित कर सकते हैं। ई गवर्नेंस क्या है? इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी को जब हम सरकारी सेवाओं के वितरण के लिए या उसी से जुड़ी हुई किसी और एप्लीकेशन के लिए या फिर इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम लोग ई गवर्नेंस कहते हैं। यानी जब आप गवर्नेंस को डिजिटल तौर पे करेंगे, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का उपयोग करके अपने शासन को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे तो उसको हम ई गवर्नेंस कहेंगे। अब इसके लिए हमको करना क्या होता है, देखिए दो मेन काम हैं जो आपको करने होंगे। सबसे पहले तो आपको अवेयरनेस बढ़ानी होगी, जागरूकता लोगों में बढ़ानी होगी और दूसरी बात आपको सरकार में भी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, यानी क्षमता का निर्माण करना सरकार में भी ज़रूरी है। और अल्टीमेटली अगर देखें तो इससे होगा क्या, देखिए इससे आपको ट्रांसपेरेंसी हासिल हो सकती है, यानी पारदर्शिता हासिल हो सकती है। आपको अकाउंटेबिलिटी हासिल करने में या फिर जवाबदेही हासिल करने में इससे मदद मिलेगी, क्योंकि जो भी है सब कुछ ऑनलाइन रहेगा तो कोई भी बीच में किसी भी प्रकार का करप्शन नहीं कर सकता, कोई लीकेज का स्कोप नहीं है। जो सरकार के द्वारा किया गया वो उसी फॉर्म में ऑनलाइन अपलोडेड है, उसी तरीके से आपको सेवा मिलेगी। तो कोई बीच में बिचौलिया नहीं है, कोई मिडलमैन नहीं है, जिसकी वजह से करप्शन कम होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, जवाबदेही बढ़ेगी। क्योंकि अगर कहीं पे भी इस प्रकार से कुछ करप्शन हुआ तो साफ साफ ये डिजिटल फॉर्मेट में दिख जाएगा। अगर आपको ये डिजिटल में दिख गया तो आप तुरंत सरकार से सवाल कर सकते हैं कि भाई अगर हमको इतना मिलना चाहिए तो हमको इतना ही क्यों मिला। तो इस प्रकार से सरकार को आपको जवाब देना पड़ेगा, सरकार की जवाबदेही बढ़ेगी। और इसी प्रकार से अगर आपके कोई भी ग्रीवेंसेस हैं, कोई शिकायत है, आपको कोई समस्याएं हैं तो उनका बहुत जल्दी से रिड्रेसल हो पाएगा, बहुत जल्दी उनका समाधान मिल पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन ही आप अपनी शिकायत को अपलोड कर सकते हैं।
अब आपको वो कागजी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे फाइल बहुत बहुत दिन तक डिपार्टमेंट्स में घूमती रहती है, अटकी रहती है। अब आप एक ऑनलाइन फाइल यहाँ पे डाल सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी कंप्लेन लिखें, वो सरकार के पास जाएगी, सरकार उस पर एक्शन लेके तुरंत आपको बताएगी। तो ये जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जो शिकायत समाधान प्रणाली है, उसको क्विक बनाता है, उसको तेज़ बनाता है, एफिशिएंट बनाता है। अब दोस्तों अगर इससे संबंधित हम लोग एडवांटेजेस देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो सरकार के द्वारा दी गई सर्विस जो ये सरकार प्रदान कर रही है उसको बेहतर बनाती है। उसके अलावा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाती है। और दोस्तों हम जानते हैं इन्फॉर्मेशन या फिर जो सूचना होती है वो लोगों को सशक्त करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन माध्यम है। तो अल्टीमेटली ये जो भी सिटीजन्स हैं उनके एम्पावरमेंट का एक सोर्स बनेगा, उनके सशक्तिकरण का सोर्स बनेगा। अब गवर्नमेंट को डायरेक्टली अगर कोई चीज़ किसी व्यक्ति को पहुंचानी है तो वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचा सकता है। अब बीच में जो लोग पहले मिडलमैन का रोल निभाया करते थे उनकी भूमिका समाप्त हो जाएगी। तो इस वजह से सरकार की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी। फिर दोस्तों अगर हम इसके फीचर्स पे बात करें कि क्या क्या इसके साथ जुड़े हुए फीचर्स हैं, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है रेड टेपिज्म को कम करना, यानी कि लाल फीताशाही को कम करना। जो आपके फाइल्स लगातार विभाग में घूमती रहती थी और उसका समाधान आपको नहीं मिल पाता था, अब ई गवर्नेंस की मदद से वो सबसे पहले टारगेट होती हैं और वो चीज़ें कम होती हैं, जिसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ती है गवर्नमेंट की, गवर्नेंस बेहतर होती है, सिटीजन सेंट्रिक होती है। जो सरकार की सर्विसेज हैं उसकी पहुंच बढ़ जाएगी। अगर कोई दूर दराज में बैठा हुआ व्यक्ति है और उसको किसी भी प्रकार से डिजिटली कनेक्ट कर दिया जाए तो सरकार की सेवाएं उस तक आसानी से पहुंचाई जा सकती हैं, जो एक समय संभव नहीं था जब सब कुछ कागजी माध्यम से होता था, सब कुछ हार्ड कॉपी में होता था, फिजिकल जाके वहाँ पे करना पड़ता था। लेकिन अब डिजिटल माध्यम जो आ गया है तो पूरा देश ऐसा लगता है जैसे एकीकृत हो चुका है डिजिटली। साथ में दोस्तों अब जो है सर्विसेज जितनी भी हैं सरकार की वो इंटरनेट के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी। तो इससे होगा ये जो इक्वल सर्कमस्टेंसेस पैदा होते थे, जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती थी, जो असमानता थी, वो यहाँ पे कम हो सकती है, क्योंकि जितना जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए उतना ही उस व्यक्ति को मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि जो अमीर व्यक्ति है उसको एक्स्ट्रा मिलता चला जाए और गरीब व्यक्ति को बिल्कुल ना मिले। तो जो ई गवर्नेंस है उसका एक फीचर ये भी है कि वो इनइक्वालिटी को कम करता है, क्योंकि सभी सर्विसेज इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुँचती है। इसी वजह से ये हमारे देश के आर्थिक विकास में भी अपनी भूमिका निभाता है। आज के जो युग की गवर्नेंस है उसमें एक सिटीजन और एक गवर्नमेंट अपने दोनों के आइडियाज़ को शेयर कर सकता है, और इस आइडियाज़ को शेयर करने का जो माध्यम है वो बनता है ई गवर्नमेंट या फिर ई गवर्नेंस। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी है और अपने आंसर में इनका उल्लेख करना है। अब देखते हैं हमने किस प्रकार इसका आंसर बनाया है। देखिए, जो ई गवर्नेंस की अवधारणा है वो एक तो सूचना के आदान प्रदान के चारों तरफ घूमती है। उसके अलावा सरकार की सेवाएं या फिर जो सर्विसेज हैं या योजनाएं हैं उनका सही ढंग से सही टारगेटेड बेनिफिशियरी तक पहुंच उपलब्ध कराना, और जो पहले से मौजूद सेवाएं हैं उनका एकीकरण करना। और ये सब किसके थ्रू होगा? ये होगा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से। तो ये जो चीज़ है ये बेसिक आइडिया बताता है कि ई गवर्नेंस आखिर है क्या, कैसे उसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका है। यह जो है ये शासन को पारदर्शी करता है, सरकारी कार्यों के लिए सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करता है, त्वरित प्रक्रिया सुनिश्चित करता है कि अगर आपको कोई समस्या हो तो तुरंत उसका समाधान किया जाएगा। हालांकि अगर ई गवर्नेंस की सभी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना है, उसके एक्चुअल पोटेंशियल को रियलाइज़ करना है, तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो सरकार में क्षमता निर्माण, सरकार के पास उतनी क्षमता होनी चाहिए जिससे वो ई गवर्नेंस को प्रभावी ढंग से लागू कर सके, और लोगों में भी इसकी जागरूकता होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक तरफ से सिर्फ सरकार अपनी क्षमता निर्माण करके ई गवर्नेंस के ज़रिए सर्विसेज पहुंचाता रहेगा और यहाँ इस व्यक्ति को मालूम ही नहीं कैसे इसको सर्विसेज का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, तो ये उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे भी जागरूकता बढ़ानी होगी और यहाँ पे क्षमता का निर्माण करना होगा, तभी कोई भी सेवा पर्टिकुलर उस टारगेटेड बेनिफिशियरी तक पहुँच पाएगी। फिर कुछ इसके एडवांटेज या फिर लाभ हैं, जैसे कि जवाबदेही पारदर्शिता को बढ़ाने में मदद करता है। उसके अलावा नागरिक
में सेवाओं के वितरण को बेहतर करता है, उनको बढ़ाता है। दूर दराज के कोनों में रहने वाले व्यक्तियों तक भी अब सेवा की पहुंच बन गई है। उसके अलावा लोगों को सशक्त करने के एक माध्यम के तौर पे काम करता है। क्यों? क्योंकि इससे सूचना का आदान प्रदान होता है, और जो सूचना है वो एक बहुत पावरफुल टूल है किसी भी व्यक्ति को सशक्त करने के लिए। साथ में एफिशिएंसी को बेहतर करता है सरकार की। अब मिडलमैन का रोल खत्म हो चुका है, तो जो सरकार यहाँ से रिलीज करेगी वही इस व्यक्ति तक पहुँचेगा। बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का अपना कमीशन या अपना कट यहाँ से नहीं निकाल सकता। अब इससे होगा क्या? व्यापार और उद्योग के साथ भी इंटरफेस बेहतर होगा, जिससे कि व्यापार और उद्योग दोनों बढ़ेंगे। कुछ फीचर्स अगर हम लोग बात करें या कुछ विशेषताओं की बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया, लाल फीताशाही में कमी आएगी। उसके अलावा इंटरनेट के माध्यम से सेवाएं जब प्रदान की जाती हैं तो वो प्रभावी ढंग से उस व्यक्ति तक पहुंच पाती हैं जिसके लिए वो टारगेटेड होती हैं। यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल दे दिए, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू बिजनेस, इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा जो ई गवर्नेंस है, ये सरकार और नागरिकों के बीच में विचारों के आदान प्रदान के लिए भी एक माध्यम का कार्य करता है। फिर ये अलग अलग सर्विसेज तक लोगों की पहुंच बनाता है, देश के आर्थिक विकास में मदद करता है, असमानता को कम करने में भी भूमिका निभाता है। अगर हम ई गवर्नेंस के सामने आने वाली चुनौतियों की बात करें, तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों, भारत में साक्षरता दर कम है, पहली बात। और उसमें भी अगर डिजिटल साक्षरता की बात करें तो वो तो बहुत कम है। तो जब लोगों को ये एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना ही नहीं आएगा, तो सरकार ने अगर यहाँ से कोई सर्विस भेजी तो वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। फिर वो यहाँ पे किसी मिडलमैन की मदद लेंगे सरकारी सेवाओं का फ़ायदा उठाने के लिए, और फिर वो जो बिचौलिया है, जो मिडलमैन है, वो अपनी कमीशन लेगा या फिर अपना कट लेगा। तो यहाँ पे जो हमारा मेन उद्देश्य है, इस व्यक्ति को इस पूरी चेन से हटाना, इसकी रोल, इसकी भूमिका को कम करना, वो यहाँ पे पूरा नहीं हो पाता। उसके अलावा लोगों में जागरूकता ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है, लोगों को बेसिक नॉलेज है, लेकिन सरकारी साइट्स का इतना डिफ़िकल्ट इंटरफेस होता है कि हर आदमी उसको चलाने में समर्थ नहीं रहता। सेवाओं तक आसान पहुँच लोगों की है ही नहीं। अब कोई बहुत दूर दराज में गांव है, वहाँ पे सिर्फ एक ऐसे कंप्यूटर की दुकान है जिसके अंतर्गत लोग ये सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में उनको लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। आदमी सोचता है कौन इतनी लंबी लाइन में खड़ा हो, इस वजह से वो इस सेवा का लाभ ही नहीं उठा पाता। तो यानी कि सेवा तक जो पहुँच है वो आसान दिखती है, पर एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में आसान बनी नहीं। फिर जो इसकी ओवरऑल सर्विस कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और आईटी सर्विसेज है उनकी अभी क्वालिटी भी इतनी बेहतर नहीं है, उस पर भी काम किया जाना बाकी है। अब दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के तौर पे हमने यहाँ पे काफ़ी सारी पहले लिखी हैं, काफ़ी इनिशिएटिव्स लिखे हैं जो ई गवर्नेंस के तहत सरकार ने लिए हैं। इनको आप अपने आंसर में इंक्लूड करें, आपका आंसर यकीन मानिए बहुत बेहतर बनेगा। तो दोस्तों, पहला इसमें आएगा गवर्नमेंट टू सिटीजन इनिशिएटिव, यानी सरकार से नागरिक के प्रति क्या पहले शुरू की गई हैं। सबसे पहले तो जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, जो भूमि अभिलेख हैं, उनको कंप्यूटराइज किया गया है, जिससे कि उसमें छेड़छाड़ करना संभव ना हो पाए। देखा ये जाता था पहले इन भूमि अभिलेखों में छेड़छाड़ करके कई लोगों की ज़मीन यूं ही हथिया लिया जाती थी, पर अब वो संभव नहीं है ई गवर्नेंस के आने के बाद। उसके अलावा डिजिटल इंडिया जो इनिशिएटिव है, उसका यही लक्ष्य है कि देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया जा सके। इसमें कुछ मूल तत्व शामिल हैं, जैसे कि सुरक्षित और विश्वसनीय डिजिटल संरचना, ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का प्रावधान, और सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता देश में प्रदान करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, इसको भी आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। फिर कुछ स्टेट स्पेसिफिक, यानी कुछ राज्य के अपने इनिशिएटिव हैं, अगर आप उनको लिखेंगे तो आपका उत्तर बहुत बेहतर बन पाएगा। जैसे कि मध्य प्रदेश का एक इनिशिएटिव है ज्ञान दूत। यहाँ पे जो ग्रामीण आबादी है और जो सरकार है, उसके बीच सूचना का बेहतर संचार हो सके, इसके लिए ये ज्ञान दूत एक ई गवर्नेंस इनिशिएटिव शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य द्वारा। फिर कर्नाटक की भूमि परियोजना, इस प्रोजेक्ट का नाम भूमि ही है, जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है, जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको ऑनलाइन कनेक्ट करना इसका मेन एम है, जिससे कि भूमि अभिलेखों में आसानी से छेड़छाड़ ना की जा सके। फिर उसके अलावा उत्तर प्रदेश का एक लोकवाणी प्रोजेक्ट है, जिसमें जो भी समस्याएं हैं नागरिकों को, वो यहाँ जाके उसका
एकल खिड़की समाधान प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि उनको अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आएँ, आपकी सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पे किया जाएगा। इसका उल्लेख आप लोग कर सकते हैं। फिर राजस्थान में ई मित्र इनिशिएटिव शुरू किया गया है। यहाँ पे जो राज्य सरकार की पहल है वह जनता तक पहुँचाने के लिए, जनता को उससे जोड़ने के लिए ई मित्र एक माध्यम का कार्य करता है। अब मान लीजिए ये सरकार है और यहाँ पे सिटीजन है। सरकार अगर कोई योजना लागू करना चाहती है तो उसने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे ई मित्र स्थापित कर रखे हैं, तो जो भी नागरिक है वो आसानी से इन ई मित्र पे जाके सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ले सकता है, उसमें अपना पंजीकरण करा सकता है। यानी उसको अब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास ही ई मित्र सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। फिर एक माई GOV पोर्टल है जिसमें सिटीज़न अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं सरकार के साथ, इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हैं सरकार के साथ। डिजी लॉकर की सुविधा प्रोवाइड की गई है। इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन रख सकते हैं। एक PM वाणी करके भी पहल शुरू की गई है जो डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। फिर G2B इनिशिएटिव में बात करते हैं, यानी सरकार व्यापार के लिए क्या कर रही है। एक तो MCA 21 करके पोर्टल आया है, वो कॉरपोरेट अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा कॉरपोरेट संबंधी सभी मुद्दों की रजिस्ट्री के लिए ये बनाया गया है। ई प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट जो है ये गुजरात और आंध्र प्रदेश में चल रहा है। ये कारोबार को तेज़ बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट के रूप में उभर के आता है। ई प्रोक्योरमेंट यानी कि कहीं से भी कोई चीज़ प्रोक्योर करने की जो पूरी प्रणाली है उसको इलेक्ट्रॉनिक करने की यहाँ बात की गई है। फिर ई नाम आपको मालूम होगा, यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की, जिससे कि एक जगह का किसान अब पूरे देश में अपना प्रोडक्ट बेच सकता है, वो APMC मंडियों तक ही सीमित नहीं है। फिर एक है परिवेश पोर्टल, जहाँ पे अगर आपको पर्यावरण, वन्य या फिर बायोडाइवर्सिटी से संबंधित कोई भी मंजूरी लेनी हो तो ये एक एकल खिड़की सुविधा की तरीके से काम करता है, यानी सिंगल विंडो क्लियरेंस की तरह काम करता है। फिर है MSME समाधान। यहाँ पे खरीदार के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन दायर करनी हो तो कोई भी ऐसी MSME जिसने उसको माल सप्लाई किया हो MSME समाधान पे अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकती है। फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव, यानी सरकार ने अपने लिए क्या पहल शुरू की हैं। कर्नाटक में खजाने नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसमें पूरे कोषागार का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा, जिससे कि फिर से कोई हेर फेर की संभावना ना रहे। उसके अलावा GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या सरकारी ई बाज़ार, यहाँ सरकार इसके थ्रू सभी आइटम्स को परचेज करती है। ये समझ लीजिए एक फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन जैसा है, जहाँ पे अलग अलग लोग अपने आइटम लिस्ट करते हैं, सरकार को जो सही लगता है सरकार उससे आइटम खरीद लेती है। फिर एक है दर्पण, ये बेसिकली अलग अलग स्कीम से संबंधित डेटा जो है उनको रियल टाइम में दर्शाता है कि क्या डेटा है। मतलब अगर स्वच्छता संबंधी कोई डेटा है तो एक पर्टिकुलर राज्य कहाँ पे उसमें स्टैंड कर रहा है, कितना बेहतर काम किया, कितना खराब काम किया। यानी ये दर्पण दिखा देता है किसी भी राज्य को कि आप किस प्रकार से कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स में, विशिष्ट योजनाओं में कार्य कर रहे हैं। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे 2 लॉज में संशोधन के बारे में पूछा गया है। बेसिकली 2019 के मानसून सत्र में संसद ने आतंक विरोधी कानून और सूचना के अधिकार अधिनियम में संशोधन किए थे। आपको बताना यह है कि ये जो संशोधन है इनमें क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, तो वही बात है अभी इस टाइम पे इसका रेलेवेंस थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार अटेम्प्ट करना चाहिए और इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या लिखना चाहिए, किन चीज़ों का उल्लेख करना चाहिए, ये हम एक बार देख लेते हैं। देखिए कीवर्ड तो यहाँ पे एनालाइज दिया हुआ है या फिर विश्लेषण आपको करना है। ये करंट अफेयर से संबंधित एक प्रश्न है, तो इसमें आपको थोड़ा बैकग्राउंड के साथ शुरुआत करनी होगी कि अगर यहाँ पे बदलाव लाए गए हैं तो ये बदलाव क्यों लाए गए हैं, इसके पहले क्या हो रहा था जो बदलाव की ज़रूरत पड़ी। फिर आप कंपेयर करिए कि नया जो संशोधन किए गए हैं ये ओरिजिनल वाले से किस प्रकार से भिन्न है, और फिर आप बताइए कि ये जो संशोधन किए गए हैं इनसे होगा क्या, इनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये आपको यहाँ पे बताना होगा। और अल्टीमेटली फिर आपको कुछ इनसे जुड़े हुए चैलेंजेस या कुछ चुनौतियों के बारे में भी लिखना रहेगा। तो दोस्तों जहाँ तक की बात है
अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन बिल की या फिर गैर कानूनी गतिविधि निवारण बिल की विधेयक की। तो इसमें देखिए क्या क्या चेंजेस किए हैं। सबसे पहले तो जो ओरिजिनल एक्ट था उसमें एक शब्द था ऑर्गेनाइजेशन या फिर संगठन, तो अब उसको बदल कर दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन और साथ में इंडिविजुअल भी। इसका महत्व ये है कि पहले जो सरकार है वो किसी पूरे संगठन को ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर सकती थी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अकेला आतंकवाद फैला रहा है तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं था। पर अब इसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति अकेला भी किसी भी प्रकार की अस्थिरता देश में फैला रहा है, आतंकवाद संबंधी गतिविधियों में इन्वॉल्व है, तो यहाँ उसको भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा चेंज आया है। उसके अलावा अगर हम लोग प्रमाण भार की बात करें या फिर ओनेस ऑफ इनोसेंस की बात करें, तो पहले तो जो भी एजेंसी इन्वेस्टिगेट करती थी उसको ये प्रूव करना पड़ता था कि भाई ये जो व्यक्ति है ये आतंकवाद की गतिविधियों में शामिल है, संलग्न है। लेकिन अब ये चीज़ बदल गई है। अब इस व्यक्ति को प्रूव करना होगा कि कैसे मैं किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं हूँ जो देश के हित में नहीं है। तो पूरा जो ओनस ऑफ इनोसेंस है वो इस इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर आ चुका है। अब इससे होगा क्या, ये जो अकेला व्यक्ति है ये किसी भी प्रकार से आतंकवाद को नहीं फैलाएगा। फिर जो इसमें पनिशमेंट रखी गई है वो डेथ पेनल्टी से लेकर आजीवन कारावास या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक रखी गई है। फिर यहाँ एक नया प्रावधान जोड़ा गया है, अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, वो ये ऑर्डर दे सकते हैं कि संपत्ति को जब्त कर लिया जाए, यानी प्रॉपर्टी को सीज करने के ऑर्डर सब ये दे सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही। उसके अलावा एक और यहाँ पे ऐसा प्रावधान है कि भाई अगर आपको किसी को गिरफ्तार करना है, अरेस्ट करना है, तो बिना चार्जशीट के आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं और फिर आने वाले 180 दिनों के अंदर आप चार्जशीट फाइल कर दीजिए। फिर ये इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन, तो यहाँ पे प्रावधान किया गया है इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक का अफसर ही यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो बिना चार्जशीट के अरेस्ट करने वाली बात है ये एक चिंताजनक प्रावधान है। यहाँ पे हम लोग कंसर्न होते हैं। इससे अगर कोई व्यक्ति के खिलाफ किसी को दुश्मनी निकालनी हो तो उसके डिस्क्रिशन पे वो उसको अरेस्ट कर सकता है, क्योंकि चार्जशीट का तो प्रावधान है नहीं, वो आपको 180 दिन में दायर करनी होगी। उसके अलावा ये एक इंडिविजुअल को भी अगर सरकार टेररिस्ट घोषित कर सकती है तो संभावना है कि इससे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को सरकार दबाए, यानी अगर कोई सरकार को सच में किसी गलत काम के लिए कुछ कह रहा हो तो हो सकता है सरकार उससे बदला लेने के लिए उसको टेररिस्ट घोषित कर दे। तो एक तरीके से ये उसके नैतिक अधिकार छीनता है, ये उसकी सिविल लिबर्टीज़ को भी छीनता है। उसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स ये हैं कि इसमें कोई सनसेट क्लॉज नहीं है। अब सनसेट क्लॉज क्या होता है कि भाई ये एक मान लीजिए कोई एक्ट है तो ये इस समय तक चलेगा, एक्स टाइम तक, और फिर ये अपने आप अप्रभावी हो जाएगा। जो पहले इस प्रकार के एक्ट थे जैसे कि टाडा, पोटा, इन सब में कहीं ना कहीं सनसेट लॉज का वर्णन था, पर यहाँ पे कोई सनसेट लॉज का वर्णन नहीं है। तो ये मतलब इनडेफिनिट टाइम तक कंटिन्यू कर सकता है, मतलब इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है कि कब ये ख़त्म होगा। फिर इसी के तहत जैसे अरेस्ट हो जाएगा कोई व्यक्ति बिना चार्जशीट, तो ये फिर से चिंताजनक है, क्योंकि हमने देखा है हमारे देश में जो कन्विक्शन रेट होते हैं, यानी जो अपराध सिद्ध होने के बाद किसी व्यक्ति को जेल में भेजा जाता है, वो बहुत कम है। तो इतने समय उसको जेल में डाल के उसको प्रताड़ित किया जा सकता है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा सकता है। उसके बाद हमारे देश में अंडर ट्रायल्स की भी समस्या बहुत प्रचंड है। भाई इसमें देश में अंडर ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति जेल में बैठा है और अपने कोर्ट में पेशी का इंतज़ार कर रहा है, तो इसको बहुत समय लग जाता है और इसी तरीके से उसको जेल में रहना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। और जब तक कोई भी व्यक्ति आरोपी सिद्ध नहीं होता तब तक वो बेकसूर होता है। तो आरोपी सिद्ध होने से पहले जो ये उसको प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, ये यहाँ पे चिंता का विषय है। और इस एक्ट में जो संशोधन किए हैं जिससे चार्जशीट का प्रावधान हटा लिया गया है, ये इन चिंताओं को और ज़्यादा बढ़ा देता है और ज़्यादा गंभीर कर देता है। अब दोस्तों देखते हैं हमने इसमें किस प्रकार से उत्तर लिखा है। शुरुआत में लिखा है कि मानसून सत्र में
एक बिल पारित किया गया है। बिल का नाम है गैर कानूनी गतिविधि निवारण संशोधन बिल या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2019। क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव आए हैं? सबसे पहले तो आतंकवाद को परिभाषित कर दिया गया है। मूल कानून में सरकार के पास अधिकार था किसी संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने का, लेकिन यहाँ पे वो अधिकार चेंज कर दिया गया है। इनफैक्ट सरकार का जो अधिकार क्षेत्र है वो बढ़ाया गया है और अब सरकार किसी संगठन या फिर किसी भी व्यक्ति को आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में शामिल घोषित कर सकती है। इससे हालांकि एक फ़ायदा ये होगा कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जो अकेले के दम पे आतंकवाद फैलाते हैं, उनकी तरफ इंटरनेशनल अटेंशन अट्रैक्ट होगा, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान उनकी ओर आकर्षित होगा। और जो कई बार हमारे प्रयास होते हैं किसी एक व्यक्ति को ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पे लिस्ट कराने वाले, यहाँ से उन प्रयासों को कुछ हद तक मदद मिल पाएगी। उसके अलावा प्रमाण भार की बात करें तो पहले तो जो भी जांच एजेंसीज होती थी उनके ऊपर था कि आप ये साबित करें कि सामने वाला व्यक्ति आतंकवादी है, लेकिन अब संशोधन के बाद ये चीज़ चेंज हो चुकी है। अब जो आपकी निर्दोषता है वो साबित करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पे है जिस पे वो केस चल रहा है। उसको ये साबित करना होगा कि मैं किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं हूँ, मैं किसी भी प्रकार से उसको बढ़ावा नहीं देता। ये किसी भी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के कोई एक सदस्य द्वारा आतंकवाद को फैलाने के प्रयास को रोकने के लिए किया गया है। फिर संपत्ति को जब्त करने की मंजूरी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या फिर राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक दे सकते हैं, उनको सशक्त बनाया गया है और ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिया जा सकता है। अब इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन? तो इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर का कोई अफसर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है। हालांकि यहाँ पे एक चिंता का विषय ये हो जाता है कि वह अपने स्वहितों के लिए कानून का दुरुपयोग कर सकता है, ऐसी संभावना बनती है। और बिना चार्जशीट के जो गिरफ्तारी है ये इस संभावना को और ज़्यादा मजबूत कर देता है। यहाँ जो दंड है उसमें मृत्युदंड और आजीवन कारावास उच्चतम सज़ा के रूप में बताए गए हैं। उसके अलावा आप किसी भी व्यक्ति को बिना चार्जशीट दाखिल करे गिरफ्तार कर सकते हो और 180 दिन का समय दिया गया है चार्जशीट दाखिल करने के लिए। अब इसके साथ जो जुड़ी हुई चुनौतियां हैं वो ये हैं कि भाई अमेरिका और यूके में तो ऐसे प्रावधान हैं, लेकिन क्या वो प्रावधान भारत में लाना सही रहेगा? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो स्थिति है वो बहुत भिन्न है। यहाँ पे बहुत सारी माइनॉरिटीज़ रहती हैं, यहाँ पे बहुत सारे वल्नरेबल ग्रुप्स रहते हैं, कई सारे ऐसे समुदाय हैं जिनको इस प्रकार के प्रावधानों के तहत लक्षित किया जा सकता है, उनको प्रताड़ित किया जा सकता है। तो ये एक चिंताजनक स्थिति बनाती है। इसमें कोई सूर्यास्त प्रावधान नहीं है, कोई सनसेट क्लॉज नहीं है जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा हमारे देश में जो अंडर ट्रायल्स हैं, यानी जो विचाराधीन कैदी हैं, उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। साथ ही जो कन्विक्शन रेट है वो भी कम है। इसका मतलब आप उसको जेल में तो डाल देते हैं, लेकिन जब अल्टीमेटली उसका पूरा फैसला सुनाया जाता है तो वो बाइज्जत बरी होता है। पर इतने समय जो वो जेल में रहा और जो उसने यहाँ पे मेंटल ट्रॉमा बर्दाश्त किया, जो उसने प्रताड़ना सही है, ये उसके मौलिक अधिकारों के खिलाफ था, उसका हनन था। तो ये भी एक चिंताजनक दृश्य हमारे सामने लाकर रखता है। उसके अलावा इस एक्ट के तहत जो पुलिसकर्मी हैं उनको प्रतिरक्षा प्रदान की गई है, इम्यूनिटी प्रदान की गई है, अगर उनके द्वारा किया गया कार्य सद्भावना से किया गया हो या फिर जो कार्रवाई है उसको गुड फेथ में किया गया हो। अब भाई आप कैसे डिफाइन करेंगे गुड फेथ क्या होता है? तो ये तो अपने आप इतना एम्बिगुअस हो गया, इतना वाइड हो गया कि इसके मिसयूज़ के चांसेस तो अपने आप ही बढ़ गए। देखिए, जितना कम स्पष्ट किसी चीज़ को लिखा जाएगा उतने ही उसके दुरुपयोग के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे स्पष्टता तो है ही नहीं, गुड फेथ होगा क्या आखिर, और गुड फेथ आप प्रूव कैसे करेंगे? लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ लिखी नहीं है, इससे इसके मिसयूज़ के चांसेस बढ़ते हैं। सरकार के पास एक आर्बिट्री पावर दी गई है, किसी भी व्यक्ति को वो टेररिस्ट घोषित कर सकती है। अब ये जो मनमानी शक्ति है ये हमारे देश में रचनात्मक आलोचना को दबाने का एक जरिया बन सकती है। आरोप पत्र ना दाखिल करने का जो प्रावधान है वो दुरुपयोग की संभावना को और बढ़ाता है। इसके अलावा ये जो पूरा बिल है ये नागरिक की स्वतंत्रता को रोक सकता है, उस पर अंकुश लगा सकता है और सरकार के खिलाफ पनप रहे असंतोष को दबाने का भी कार्य कर सकता है। इसीलिए कई सारी चुनौतियां हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं।
फिर दोस्तों 2019 के मानसून सत्र में ही सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक भी लाया गया, उसको पारित किया गया। इसमें क्या बदलाव थे ये हम देखते हैं। देखिए इसमें बेसिकली 2 बदलाव किए गए, ज़्यादा थे नहीं। एक तो जो कार्यकाल है सूचना आयुक्तों का, उसमें चेंजेस लाए गए। पहले जो एक्ट था 2005 का, उसके अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष हुआ करता था, पर अब संशोधन के बाद यह शक्ति केंद्र सरकार को प्रदान की गई है कि वे दोनों ही अधिकारियों के पद की अवधि अधिसूचित कर सकती है। यानी सेंटर नोटिफाई करेगा अब कि आपका कितना टेन्योर होगा। तो एक तरीके से उनकी अथॉरिटी को कम कर दिया गया है। और दूसरा अगर संशोधन हम लोग देखें तो ये वेतन भत्तों और अन्य नियमों से संबंधित है। देखिए जो पुराना 2005 का एक्ट था उसमें जो सैलरी हुआ करती थी CIC की और IC की, केंद्र और राज्य दोनों के ही लेवल पे वो इलेक्शन कमिश्नर या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के बराबर हुआ करती थी। लेकिन फिर से इस संशोधन में ये कहा गया है कि वेतन, लाभ, रोजगार के अन्य नियम की अगर हम बात करें तो अब फिर से इसमें केंद्र सरकार सशक्त है कि वह इस संदर्भ में अलग अलग चीज़ें अधिसूचित कर सकती है। तो दोनों ही मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि आप नोटिफिकेशन जारी करिए कि कितनी तो उनकी टेन्योर की अवधि रहेगी, कार्यकाल रहेगा, और साथ में कितना उनका सैलरी, भत्ता और इनसे संबंधित डेटाज रहेंगे। तो बेसिकली यहाँ पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब भाई आप देखिए दोनों ही जगह पे आपने केंद्र सरकार को इतना सशक्त बना दिया है, तो क्या CIC और IC स्वतंत्रता से कार्य कर पाएंगे? क्या उनकी इंडिपेंडेंस बाधित नहीं होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके अलावा CIC और IC वैसे अगर देखा जाए तो स्टेटस में सभी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जैसे CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, उनके बराबर हैं। लेकिन आपने इस प्रकार से इनकी अथॉरिटी को कम कर दिया तो ये अब अलग अलग ऑफिसर्स को ऑर्डर्स नहीं दे पाएंगे, उसमें असमर्थ होंगे। तो इसकी वजह से सूचना के प्रसार में समस्याएं आ सकती हैं। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जब इतनी ज़बरदस्त शक्ति दे दी गई है इसमें, तो बहुत संभावना बढ़ जाती है कि वह अपने निजी हितों के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे और RTI अधिकारियों पर राजनीतिक प्रभाव डाले। तो इसके साथ जुड़ी हुई कुछ समस्याएं इस प्रकार हैं। तो अगर ऐसे आपके पास सवाल वापस आता है तो आप पहले तो उसके प्रावधान का जिक्र करिए, कैसे संशोधन के बाद उसमें बदलाव आए हैं, और फिर उससे जुड़े हुए चैलेंजेस क्या हैं, क्या चुनौतियां हैं, आप उसका जिक्र करिए। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे हमको जो भारतीय संविधान में समानता का मूल अधिकार बताया गया है उसकी समीक्षा करना है। यानी उससे संबंधित जो जो आर्टिकल्स हैं, जो जो अनुच्छेद हैं, उनको लिखना है और उनकी स्पिरिट के बारे में, उनके अंदर क्या बातें छुपी हुई हैं उसके बारे में यहाँ आपको बताना होगा। देखिए कीवर्ड तो एग्जामिन है, समीक्षा करनी है। तो आप शुरुआत अपने उत्तर की कर सकते हैं समग्र रूप से मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करते हुए। फिर आ जाइए क्वेश्चन में पूछी गई बात पे, यानी समानता के मूल अधिकार या समता के मूल अधिकार की तरफ। इसके बाद इससे जुड़े हुए जो जो अनुच्छेद हैं उनको एक एक करके विस्तार से समझाइए, उनकी समीक्षा कीजिए। तो दोस्तों देखते हैं इसमें उत्तर कैसे लिख सकते हैं हम। सबसे पहले तो मौलिक अधिकार जो है वो 3रे भाग में संविधान के परिभाषित किए गए हैं। इन सभी अधिकारों में से एक अधिकार समानता का भी अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के तहत संहिताबद्ध किया गया है। तो इस प्रकार से आपने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, एक भूमिका बना दी। अब इस राइट टू इक्वालिटी में क्या क्या है, तो इसका आप शॉर्ट में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ है, किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट और बर्थ प्लेस, RRSCB के ऊपर कोई भी आप भेदभाव नहीं कर सकते। हालांकि इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि बाकी तरीके के भेदभाव यहाँ पे अलाउड हैं, वो हम आगे जब समीक्षा करेंगे तो समझेंगे। फिर आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी या फिर अवसर की समानता पे भी ये फोकस करता है। अनटचेबिलिटी को समाप्त करना या उसका अंत करना और उपाधियों का अंत करना भी इसी में शामिल है। तो शुरुआत में हमने फंडामेंटल राइट के बारे में बताया, मौलिक अधिकारों के बारे में बताया, फिर उसको जोड़ते हुए हम लोग इस बात पे आए कि इसी के अंदर एक राइट टू इक्वालिटी भी है।
फिर उसके अंदर क्या है, 14 से 18 तक अनुच्छेद हैं। फिर उन अनुच्छेदों में लिखा क्या है, उन आर्टिकल्स में लिखा क्या है, वो हमने ब्रीफ में लिख दिया। तो हम इस तरीके से कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए चले गए और एक भूमिका तैयार कर दी। अब हम बात करते हैं एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स पे। सबसे पहले अनुच्छेद 14 पे हम लोग बात करते हैं। दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली रूल ऑफ लॉ को दिखाता है कि भाई लॉ जो है, जो कानून है, वो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। और अगर ये आर्टिकल नहीं होगा तो आप समझिए कि देश में जंगल राज आएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो किसी भी व्यक्ति को रोक पाए। पर अभी हम लोग कहते हैं रूल ऑफ लॉ है, यानी सबसे ऊपर कानून है। अब इसके तहत दो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स हमने इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं, जैसे कि एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ। यहाँ पे देखें आप, तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ये जो अनुच्छेद है ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या फिर विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं रखा जाएगा। ये सिटीजन्स पे यानी नागरिकों पे और गैर नागरिकों दोनों पे ही लागू होता है, दोनों के लिए ही उपलब्ध हैं। अब देखिए दोस्तों, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये तो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये एक नकारात्मक अवधारणा है। ये इंग्लिश यानी ब्रिटिश से ली गई है। भाई इसमें लिखा है कि किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। तो अगर आप सोचिए, एक कोई 7 साल का बच्चा है जिसने गलती से किसी को गोली मार दी खेल खेल में, वो अनजान है, उसको नहीं मालूम था क्या करना है, उसने गलती से मार दी। और एक 28 साल का कोई शातिर व्यक्ति है जो सोच समझ के पूरी रणनीति तैयार करके किसी का खून करता है। तो अगर हम लोग इक्वालिटी बिफोर लॉ के कॉन्सेप्ट को माने तो वो कहता है कोई भेदभाव नहीं, भाई मर्डर इसने भी किया, मर्डर इसने भी किया, तो ये और ये कानून की नज़रों में बराबर है। हालांकि अगर आप सोचें तो ये बात वैसे ठीक नहीं है। कोई बच्चे ने, जिसको चीज़ों का पता नहीं है, जो अनजान है चीज़ों से, अगर खेल खेल में उसने किसी को गोली मार दी और उसकी हत्या हो गई, वो एक अलग सरकमस्टेंस में है। वहीं पे अगर कोई 28 साल का शातिर व्यक्ति जो जानबूझ के हत्या करता है, वो एक अलग फ्रेम में है। परंतु ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है या फिर विधि के समक्ष समता का कॉन्सेप्ट है, ये इन दोनों को ही एक ही तरीके से देखता है। यानी जन्म, रंग, मूल पंथ, लिंग के आधार पर किसी भी विशेषाधिकार का यहाँ पे अभाव है। हालांकि जो दूसरा वाला है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और ये अमेरिका से लिया गया है, यूएस से लिया गया है। इसमें इस केस में ये देखा जाएगा कि भाई 7 साल का जो बच्चा था वो अनजान था, उससे गलती से ये हुआ है, और 28 साल का शातिर जो व्यक्ति है उसने जानबूझ के हत्या की है। तो ये समझदार था, इसने जानबूझ के सब कुछ सोचते समझते हुए हत्या की है, इसीलिए ये दोषी सिद्ध होगा, जबकि इस बच्चे के साथ अलग ट्रीटमेंट किया जाएगा। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है ये रीजनेबल डिफरेंशिएशन के बारे में बताता है कि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं लेकिन रीजनेबल तौर पे कर रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं, रैशनल तौर पे कर रहे हैं, तर्क के साथ आप दोनों में भेदभाव कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हालांकि भारत में हमने दोनों को ही इंक्लूड कर रखा है और ये हमारे जजेस के विजडम पे हमने छोड़ा हुआ है कि वो तय करें केस बाय केस बेसिस पे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ अप्लाई होनी चाहिए। फिर दोस्तों हम चलते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। इसमें 15th आर्टिकल की बात करेंगे। ये कहता है कि ओनली ऑन द बेसिस ऑफ RRSCB, इन 5 विषयों के अलावा, जो कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान हैं, इसके अलावा मेरा मतलब है इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि साथ साथ इसमें छुपी हुई एक अवधारणा ये भी है कि इसके अलावा अगर कोई और ग्राउंड आया तो उसके आधार पर आप भेदभाव कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भेदभाव करा जाता है उसको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। यानी किसी भी पर्टिकुलर वल्नरेबल ग्रुप के उत्थान के लिए अगर आप उसके लिए कुछ रिजर्वेशन तय करते हैं तो वो तो आपका पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि आपने उसको आगे बढ़ाने के लिए वो चीज़ की है। तो इस प्रकार का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इसके अंदर अलाउड है। इसी के तहत जो इसका 15वें अनुच्छेद का 3रा क्लॉज है वो कहता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान बना सकता है राज्य। उसके अलावा पहले संवैधानिक संशोधन के तहत 15वें आर्टिकल का 4था क्लॉज भी ऐड किया गया था, जिसके तहत अगर राज्य चाहे तो अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति और किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों की उन्नति के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। यानी ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है आपके इन विशेष प्रावधानों से। ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है जो वल्नरेबल ग्रुप की कैटेगरी में आता है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, प्रोत्साहित किया जा सकता है, इसकी उन्नति हो सकती है। एक चीज़ दोस्तों आपको ये याद रखनी है, यहाँ पे ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही एप्लीकेबल है। जो फॉरेनर्स हैं उनको ये आर्टिकल के तहत दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत कोई बेनिफिट्स नहीं मिल सकते। उसके अलावा अगर आर्टिकल 16 या फिर अनुच्छेद 16 की बात करें तो ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी की बात करता है, यानी लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करता है। इसमें कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी भी पद नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। तो देखिए ये भी नागरिकों की बात करता है, यानी कि सिर्फ सिटीजन्स पे ही अप्लाई होता है ये भी। इसमें जो पहले RRSCB हमने पढ़े थे, उसके अलावा 2 और ऐसे विषय हैं जिनको शामिल किया गया है। जैसे कि एक तो है इसमें डिसेंट, यानी आप कहाँ को बिलोंग करते हैं, और एक आपकी है प्लेस ऑफ रेसिडेंस, यानी कहाँ पे आप रिसाइड करते हैं, कहाँ पे आप रहते हैं। तो कौन कौन से हो गए? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास, या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उससे विभेद किया जाएगा। ये भी भाई एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की तरफ ले जाता है। यानी इसके अलावा अगर और कोई विषय है तो उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। जैसे अगर किसी भी जॉब में लोगों के लिए रिजर्वेशन किया गया हो, वहाँ के जो आम तौर पर उसके लिए खुद समर्थ ना हो पाएँ, तो ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में आता है। इसके तहत हम लोग इक्विटी को बढ़ाने की बात करते हैं। इक्वालिटी के अलावा ये इक्विटी पे भी बात करता है। अब इसमें एक वाक्य लिखा गया है जो कि है नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में। इसमें नियोजन से संबंधित सभी मामलों को इंक्लूड किया है, भले ही नियोजन के पहले की बात हो या उसके बाद की बात हो। यानी एंट्री लेवल पे और प्रमोशन लेवल पे दोनों की बात की गई है यहाँ पे। इससे हम कोशिश ये करते हैं कि समान स्थिति में सभी के साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने अनुच्छेद 17 की तरफ। ये अनटचेबिलिटी के अबॉलिशन पे बात करता है। यानी अनटचेबिलिटी का आपको उन्मूलन करना है। किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में अगर आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आचरण आपका प्रोहिबिटेड है, और अगर आपने ऐसा कुछ किया तो ये पनिशेबल ऑफेंस के तौर पे सामने आएगा। अब लेकिन दोस्तों अगर किसी भी चीज़ को पनिशेबल ऑफेंस बनाना है तो एक लॉ तो होना चाहिए जहाँ पे लिखा हो कि भाई अगर आपने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की तो आपको ये सज़ा होगी। तो ये लॉ जब तक नहीं होगा तब तक ये पर्टिकुलर आर्टिकल अपना कार्य नहीं कर पाएगा। तो ये जो आर्टिकल है ये बिना लॉ के प्रभावी नहीं होगा। और इसी को देखते हुए हमने SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट बनाया 1989 में, जिसमें लिखा है अगर किसी भी प्रकार की यहाँ पे अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की गई तो ये XYZ करके जो भी है इस प्रकार की आपको सज़ा मिलेगी। तो यानी ये एक आर्टिकल है जो बिना किसी लॉ या बिना किसी कानून को बनाए प्रभावी नहीं रहेगा। अब अगर हम लोग अनुच्छेद 18 पे देखें तो ये कहता है कि उपाधियों का उन्मूलन करना है, टाइटल्स को आपको अबॉलिश करना है। देखिए जो भी टाइटल्स आपने मेरिट के दम पे ना जीते हों उनका कोई लुभाने वाला नेचर होता है। जैसे कि पहले अंग्रेज क्या किया करते थे, किसी भी व्यक्ति को लुभाना होता था, अपीज करना होता था, तो उसको वो सर, नाइटहुड, इस प्रकार के अलग अलग टाइटल दे दिया करते थे। लेकिन इस प्रकार के टाइटल आपने मेरिट के दम पे हासिल नहीं किए हैं। तो इसलिए आर्टिकल 18 कहता है कि इस प्रकार के जो टाइटल्स हैं इनका उन्मूलन होना चाहिए, इनका अंत होना चाहिए। तो इस प्रकार जो भी टाइटल्स आपने मेरिट के दम पे अर्न किए हैं, जैसे कि सेना में जो आप टाइटल्स मेजर हैं, कर्नल हैं, तो ये सब आप अपने मेरिट के दम पे ऑब्टेन करते हैं। विद्या संबंधी टाइटल्स हैं, अगर आप PhD हैं, डॉक्टर हैं, तो वो भी आप अपने मेरिट के दम पे, आपने इतनी पढ़ाई की, मेहनत की, उसके दम पे आप अटेन करते हैं। तो इस प्रकार के टाइटल्स को छोड़ के बाकी कोई टाइटल्स आप रख नहीं सकते। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, चाहें तो उसके बारे में आप यहाँ जिक्र कर सकते हैं, चाहें तो यहाँ तक भी आप बताएंगे तो आपका आंसर अपने आप में पूरा रहेगा। दोस्तों हमारा जो अगला सवाल है ये है वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के बारे में। उसके उदय के बारे में आपको लिखना है और उसके प्रयोग के बारे में लिखना है। तो एक शॉर्ट नोट या फिर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है।
अब ऐसे क्वेश्चन में जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, जब भूमिका बनाते हैं, तो सबसे आसान तरीका है उस चीज़ को आप परिभाषित कर दीजिए, उसकी परिभाषा लिख दीजिए, या फिर उसके पीछे क्या विचार थे इसको मतलब बैकग्राउंड को आप देखिए भी इस उत्तर को शुरू कर सकते हैं। फिर जो भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज़म्स हैं इसके अंदर, यानी विवाद समाधान के जो जो तंत्र मौजूद हैं, उनके बारे में आज संक्षेप में उल्लेख कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसके लाभों के बारे में बताएं और भारत में प्रचलित परिदृश्य के बारे में भी उल्लेख करें। देखिए ये शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन है और जो पूछा गया है वो विषय अपने आप में बहुत बहुत बड़ा है, तो ऐसे में आप छोटे छोटे करके पॉइंट्स काफ़ी सारे सम्मिलित करें, ना कि एक पॉइंट लिख के उसकी डेप्थ में जाएं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको अपनी हॉरिजॉन्टल नॉलेज दिखाने की ज़रूरत है, उसी से संबंधित अलग अलग प्रकार के पॉइंट्स छोटे में लिखें, ना कि कोई एक पॉइंट पकड़ के डेप्थ में जाएं। तो दोस्तों जो ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज़्म है, ये जो पद्धति है, ये बेसिकली किसी भी प्रकार के विवाद को, किसी भी डिस्प्यूट को एमिकेबली या फिर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए विकसित किया गया एक तंत्र है। इसके तहत कई सारे सेटलमेंट के तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आर्बिट्रेशन या फिर पंचाट। इसके तहत होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक आर्बिट्री ट्रिब्यूनल होता है। इस ट्रिब्यूनल के सामने केस रखा जाता है। इस केस को देखते हुए फिर यह ट्रिब्यूनल इसके ऊपर अपना निर्णय देता है या फिर जजमेंट देता है। ध्यान आपको रखना है, ये जो जजमेंट देगा ये बाइंडिंग होता है दोनों ही पार्टीज़ पर, और साथ में इसके अगेंस्ट, इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। तो ये एक सेटलमेंट का तरीका है। फिर अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा है कंसाइलेशन या फिर सुलह। इस प्रोसेस में एक थर्ड पार्टी होती है। ये थर्ड पार्टी बेसिकली दो पार्टीज़ को मिलाती है जिन दोनों के खिलाफ, जिन दोनों के बीच में केस चल रहा हो, और उन दोनों को मिलवा के कोशिश करती है दोनों के बीच में एक ऐसा कोई समाधान निकाला जा सके जो दोनों को पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल हो। हालांकि इस प्रकार का जो तंत्र होता है, इसमें जो भी जजमेंट निकल के आता है या जो भी फैसला निकल के आता है वो बाइंडिंग नहीं होता। कोई भी पार्टी चाहे तो उस एक जजमेंट को स्वीकारने से इनकार कर सकती है। फिर अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा है मीडिएशन, या फिर इसको कहते हैं मध्यस्थता। इसमें भी एक थर्ड पार्टी होती है, लेकिन थर्ड पार्टी का यहाँ पे सिर्फ रोल इतना है कि वो दो पार्टीज़ को मिलवाती है जिनके बीच में कोई विवाद चल रहा हो। इसमें ये खुद कोई जजमेंट नहीं देती और यही दोनों मिलके अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं। और चौथे प्रकार का जो तंत्र है, यहाँ जो मैकेनिज्म है, उसको कहते हैं नेगोशिएशन। भाई जब नेगोशिएशन हो रहा होता है तो यहाँ पे सबसे पहले तो कोई थर्ड पार्टी की जगह ही नहीं है। जो दोनों पार्टी हैं ए और बी, जिनके बीच में विवाद है, वो आपस में एक साथ मिल के बातचीत करके अपना विवाद सुलझाने की, उसको निपटाने की कोशिश करते हैं। और इंडिया में यही एडीआर का तंत्र सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। अब दोस्तों अगर हम लोग एडवांटेजेस की बात करें तो देखिए, अगर हम एडीआर के तहत कोई भी समस्या का या कोई भी विवाद का समाधान निकालने की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि क्विकली हमारी समाधान हमारे सामने आ जाता है, विवाद जल्दी से निपट सकता है। उसके अलावा जो रुपए हमारे पूरे कोर्ट की कार्रवाई में लगते वो यहाँ पे बच जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हर व्यक्ति अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है। उसको किसी के डर माफ़ कीजिएगा, उसको किसी से डरने की यहाँ ज़रूरत नहीं, फ्रीली वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। उसके अलावा अगर इसके ज़रिए दोनों पार्टी मिल के बैठ के एक साथ फैसला लेते हैं तो आने वाले फ्यूचर में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि भाई आप दोनों ने मिलके ही तो फैसला लिया है, कोर्ट ने तो कोई निर्णय दिया नहीं। तो आप दोनों ने जब मिलके फैसला लिया है तो आप दोनों को ही वो मंजूर होगा। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट आने वाले फ्यूचर में इमर्ज हो सकता है, उसकी संभावना यहाँ कम हो जाती है। फिर हमारे देश में कोर्ट में केसेस की पेंडेंसी बहुत है, तो इस प्रकार के जो तरीके हैं एडीआर जैसे, वो कोर्ट की बर्डन को कम कर देते हैं। साथ साथ जो केस होता है यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल होता है, यानी खुफिया तरीके से पूरा केस निपटाया जाता है, तो आपकी कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक में नहीं जाती। और इस कारण से भी यहाँ पे कई लोग अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपनी बात खुल के रख पाते हैं। फिर उसके अलावा लॉ से संबंधित जो टेक्निकल डिटेल्स हैं, जो टेक्निकलिटीज़ हैं, उस टेक्निकलिटीज़ से ये फ्री होता है। तो इससे भी लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं कि भाई हमको फालतू की टेक्निकलिटीज़ से जूझना नहीं पड़ेगा। और इस मामले में भी लोगों को स्पेशलाइज्ड हेल्प मिल जाती है,
किसी एक फील्ड में कोई स्पेशलाइज्ड व्यक्ति होता है, वो यहाँ पे उनको मदद कर सकता है। तो अपन देखते हैं दोस्तों इसका हमने उत्तर कैसे बनाया है। जो वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति है, ये विवादों को सुलझाने के लिए एक तंत्र के रूप में उभर के सामने आता है। यहाँ पे कोशिश की जाती है कि सौहार्दपूर्ण ढंग से जो भी बेस्ट पॉसिबल सल्यूशन है वो निकाल के सामने रखा जाए। इसके फ़ायदे क्या, ये अदालत में मुकदमेबाजी के बोझ को कम करता है, क्योंकि कई सारे केस ये अदालत से निकाल के खुद उसका निपटारा कर देता है। और उसके अलावा क्योंकि दोनों पार्टीज इसमें जो इन्वॉल्व हैं वो आपस में बातचीत करती हैं, इसीलिए उनको भी एक संतोषजनक अनुभव यह तंत्र प्रदान करता है। फिर इसमें नंबर ऑफ अलग अलग डिफरेंट वेज हैं जिससे सेटलमेंट कराया जा सकता है, जैसे कि मध्यस्थता, पंचाट, वार्ता समझौता। साथ ही ये लोक अदालत को भी एक समाधान के रूप में प्रोत्साहित करता है। भाई लोक अदालत क्या होता है, देखिए इसमें भी एक जुडिशियल ऑफिसर होता है जो बैठता है। उस ऑफिसर की नज़र में उसके सामने केस का निपटान किया जाता है। अच्छी बात यह है इसमें भी जो लीगल टेक्निकलिटीज़ हैं, यानी जो कानूनी टेक्निकलिटीज़ आती हैं नॉर्मल केसेस में, इसमें भी उन चीज़ों को अवॉइड किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो लोक अदालत ने फैसला दिया है वो बाइंडिंग होगा, वो आपके ऊपर अगर लागू होता है तो आप उससे मुकर नहीं सकते। साथ में इसके डिसीजन के खिलाफ आप कहीं अपील भी नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं आर्बिट्रेशन या फिर पंचाट। इसमें बेसिकली एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष जो मुद्दा है, जो विवाद है, वो रखा जाता है। वो सभी तथ्य, सभी साक्ष्यों को देख के, समझ के, आकलन करके फिर अपना फैसला सुनाता है। और आमतौर पर जो ये फैसला सुनाता है वो पक्षों पर बाध्यकारी होता है। ये नॉर्मल मुकदमे के तुलना में कम औपचारिक होता है, इसीलिए लोग इसकी तरफ आकर्षित भी होते हैं। हालांकि इसने जो निर्णय दिया है उसके खिलाफ अपील करने का कोई भी आपको अधिकार नहीं दिया जाता। फिर दूसरा देखें कंसाइलेशन या फिर सुलह। यहाँ पे एक तीसरा पक्ष है जो खुद अपने आप में निष्पक्ष होता है। वो बाकी दोनों पार्टीज़ को मिलवाता है और उनसे बातचीत करके कोशिश करता है कि कोई एक दोनों की मर्जी से सल्यूशन निकाला जा सके। यहाँ जो समाधान निकलता है उसमें पक्ष जो हैं वो पारस्परिक रूप से सहमत होते हैं। यह जो प्रक्रिया है ये गैर बाध्यकारी है, तो यानी कि जो पक्ष हैं वो चाहें तो इसके द्वारा दिया गया निर्णय अस्वीकार भी कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं अगले पे, यह है मीडिएशन या मध्यस्थता। इसमें एक जो थर्ड पार्टी होती है वो बस सिर्फ इतना काम करती है कि इन दोनों को मिलवा देगी। अब ये दोनों अपने आप में बात करके एक दूसरे से कंडीशंस लगा के और म्यूचुअली एग्री होके फिर कोई सल्यूशन निकालते हैं। इसमें जो मीडिएटर है, जो थर्ड पार्टी है, वो डिसाइडिंग अथॉरिटी नहीं होती, वो कोई फाइनल निर्णय नहीं दे सकती, वो सिर्फ पक्षों के बीच में संवाद कराती है। मतलब अगर मेन बात कहूँ तो यहाँ पे बातचीत द्वारा हम लोग विवाद के निपटान में प्रयासरत रहते हैं। फिर जो चौथा है वो है नेगोशिएशन या फिर समझौता वार्ता। ये अपने आप में गैर बाध्यकारी है, इसमें कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं, तीसरे पक्ष के बिना होती है ये। और ये जो है सबसे प्रचलित तरीका है भारत में। अगर मैं भारत में इसकी स्थिति बताऊं तो वर्ष 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया था। फिर उसके बाद 1996 में एक मध्यस्थता और सुलह अधिनियम लाया गया था। फिर वर्ष 2006 में प्ली बार्गेनिंग प्रक्रिया को दंड प्रक्रिया संहिता में शामिल किया गया था। ये तीनों जो हैं ये कहीं ना कहीं एडीआर से संबंधित है। फिर अगर लोक अदालत की बात करें तो हमने जैसे बात की, इसको पीपल्स कोर्ट भी कहा जाता है। ये एक अनौपचारिक प्रक्रिया है, इस जहाँ पे एक न्यायिक अधिकारी बैठता है, उसकी उपस्थिति में वार्ता होती है। जो केसेस चलते हैं उसमें कुछ ज़्यादा कानूनी तकनीकों पे बातचीत नहीं होती, लीगल टेक्निकलिटीज़ कम से कम रखी जाती है। और जो इसका डिसीजन है ये इम्पॉर्टेंट है, ये फाइनल है, बाइंडिंग है, अंतिम है और बाध्यकारी है। इसके खिलाफ आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। फिर इसके एडवांटेजेस क्या हैं दोस्तों? सबसे पहले तो यहाँ पे आपका जो भी डिस्प्यूट है, जो विवाद है, वो क्विकली सुलझ सकता है। बहुत सारा पैसा बच जाता है जो अगर आप नॉर्मल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जाते तो आपका लग सकता था। हर व्यक्ति फ्रीली अपने विचार रख सकता है। ये कॉन्फिडेंशियल भी होता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको स्पेशल एक्सपर्टीज़ मिल सकती है। जो गोपनीयता है उसकी वजह से भी काफ़ी लोग खुल के अपनी बात यहाँ पे रख पाते हैं, क्योंकि दो पार्टीज़ के बीच में बातचीत करके हल निकलता है। इसी वजह से भविष्य में किसी प्रकार के विवाद की संभावना कम हो जाती है। टेक्निकलिटीज़ से ये मुक्त होता है, इसीलिए ज़्यादातर लोगों को ये आकर्षित करता है।
और छोटे छोटे इस तरीके के मामले अगर नॉर्मल कोर्ट्स पे रहेंगे तो उनका बर्डन और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये जो है उनका बर्डन कम करता है। साथ ही इसमें एक फोकस रहता है कि जनता की भागीदारी को मैक्सिमाइज किया जा सके। तो इसी वजह से ये जनता के बीच में कानूनी जागरूकता पैदा भी करता है। अब देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि इंडिया में आर्बिट्रेशन से जुड़ी हुई क्या क्या चुनौतियां हैं, तो आप इस प्रकार से अपना उत्तर बना सकते हैं। देखिए, मध्यस्थता की बात करें तो दो पार्टीज का मिलना ज़रूरी है, उनका एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे की बात मानना, एक दूसरे का सहयोग करना ज़रूरी है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो मध्यस्थता जो है प्रभावी नहीं होती है। जो ज़्यादातर आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऐसे संस्थान हैं जो मध्यस्थता कराते हैं, वो इनफॉर्मल है या फिर अनौपचारिक हैं और उनमें किसी भी प्रकार से शक्ति नहीं है अपने जजमेंट को एनफोर्स कराने की। जुडिशरी या न्यायपालिका का जो रवैया है मध्यस्थता के प्रति वो प्रेरणाहीन है, क्योंकि उनको लगता है ये जो एक तरीका है ये कम कानूनी है। उसके अलावा सरकारी सपोर्ट भी इनको इतना मिल नहीं पाता। फिर इन संस्थानों में प्रबंधन के और प्रशासन के मुद्दे भी विद्यमान हैं, वो भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। जनता में ही जागरूकता की कमी है, जनता को ये बात मालूम ही नहीं। अगर इस प्रकार का कोई मुद्दा हो जाएगा तो हम यहाँ से भी उसका निपटान करा सकते हैं। और ये देखा गया है कि कई याचिकाकर्ता जो इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं वे असंतुष्ट रहते हैं और अक्सर पीछे हट जाते हैं। फिर अल्टीमेटली जाते वो कोर्ट में ही हैं। तो हमारा जो उद्देश्य था कि कोर्ट के बर्डन को हम कम करेंगे, वो यहाँ पे उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। अब दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो है CBI के बारे में, यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में। उसके गठन के बारे में आपको लिखना है और उसके कार्यों का वर्णन करना है। तो आपको जो प्रमुख शब्द हो गया वो हो गया वर्णन करना और डिस्क्राइब। शुरुआत कैसे कर सकते हैं आप? CBI का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देके आप शुरुआत कर सकते हैं। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि 1941 में पहली बार इसको लाया गया था। लाया क्यों गया था? तब एक वॉर सप्लाई डिपार्टमेंट था जिसमें करप्शन के चार्जेस सामने आ रहे थे। तो इसी वजह से स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का फॉर्मेशन हुआ। फिर 1946 में ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत लाया गया। फिर भाई 1963 की अगर मैं बात करूं तो उस समय इसका नाम बदलकर CBI रखा गया, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रखा गया। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर शुरू कर सकते हैं। फिर जैसे कि सवाल में पूछा गया, इसकी कंपोजिशन के बारे में बताएं और फंक्शंस के बारे में बताएं। तो हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे उत्तर कैसे शुरू किया हमने। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 1941 के आसपास, जब हमने आपको बताया कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट 1941 से ये अपना जेनेसिस डिराइव करता है, यानी वहीं से ये अपनी उत्पत्ति को डिराइव करता है। बाद में संथनम कमेटी की रिकमेंडेशन पे, उनकी सिफारिश पे गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा CBI की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसकी क्या परिस्थिति है कि CBI जो है वो कार्मिक मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय का दर्जा ग्रहण करता है। हालांकि जो CBI है वो अपनी शक्तियां कहाँ से प्राप्त करता है? दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से। लेकिन फिर भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये एक वैधानिक निकाय नहीं है। अगर हम लोग कॉम्पोजिशन या फिर संरचना की बात करें तो इसका नेतृत्व करते हैं एक निदेशक या फिर एक डायरेक्टर, जिनको असिस्ट किया जाता है एक विशेष निदेशक या अतिरिक्त निदेशक द्वारा, यानी स्पेशल डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर द्वारा। उसके अलावा यहाँ जॉइंट डायरेक्टर होते हैं, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल होते हैं, सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस होते हैं और जो अन्य सामान्य पुलिस बल हैं वो भी इसका हिस्सा बनते हैं। CBC एक्ट 2003 के तहत जो डायरेक्टर हैं CBI के, उनका टेन्योर, उनका कार्यकाल 2 साल का कर दिया गया था। इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, यानी केंद्र सरकार इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। फिर अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे कार्य के बारे में बात करेंगे तो भारत सरकार की मुख्य जांच पुलिस एजेंसी के रूप में कार्य करती है। CBI की मुख्य भूमिकाओं में से एक अहम भूमिका है भ्रष्टाचार का रोकथाम और प्रशासन में अखंडता बनाए रखना। हालांकि देखिए, यहाँ पे एक केस का मैं आपको बताना चाहूँगा। एक पहले जैन हवाला केस हुआ था जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई थी CBI को, लेकिन CBI ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी पुख्ता नहीं पाया। फिर इसी को देखते हुए बाद में विनीत नारायण ने 1997 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया। केस में कहा गया कि भाई CBI ने एक ऐसी जांच की है कि उसको इस वाले केस में कुछ भी पुख्ता सबूत नहीं मिले। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट को बहुत ख़राब लगा। उन्होंने CBI को फटकार लगाई और साथ में CBI को कहा कि भाई ये कुछ नहीं, बस एक केज्ड पैरट है, यानी एक पिंजरे में बंद तोता है।
जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पे चलता है। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देश पे 1998 में सभी करप्शन संबंधी मामलों के लिए सीबीआई को कहा गया कि भाई तुम सीवीसी के अंडर काम करोगे, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के अंतर्गत तुम काम करोगे। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हुआ। तो वही तीसरा पॉइंट आप देख पाएंगे कि ये पूरी तरीके से सीवीसी के अंडर काम करता है अगर करप्शन संबंधी कोई मुद्दे होते हैं तो। उसके अलावा इसके विभिन्न कार्य हैं। अगर इकोनॉमिक क्राइम्स की बात करें तो फाइनेंशियल फ्रॉड को पकड़ता है, बैंक से संबंधित कोई फ्रॉड हो उसको पकड़ता है, नकली पैसा चला रहे हैं, जाली नोटों से संबंधित कोई अगर क्राइम हो रहा है तो उसको पकड़ता है, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले कोई गंभीर प्रकृति के अपराध हैं तो उनकी जांच करने में सीबीआई अहम भूमिका निभाता है। फिर भ्रष्टाचार विरोधी मामले जो होते हैं एंटी करप्शन केसेस में, तो ये कोऑर्डिनेट करता है किस किस के बीच में, जो राज्य की पुलिस है यानी कि स्टेट की पुलिस है और जो और एंटी करप्शन एजेंसी है उनके बीच में ये संबंध स्थापित करने का भी कार्य करता है। फिर अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो ये स्वतः संज्ञान लेकर जांच कर सकता है, यानी सुओ मोटो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। लेकिन अगर सीबीआई को किसी एक राज्य में इन्वेस्टिगेट करना हो तो उस राज्य की परमिशन या उसका कंसेंट यहाँ ज़रूरी है। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि भाई इस राज्य में जाके ये इन्वेस्टिगेशन करो, तो उस राज्य की सहमति की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा ये एक डेटाबेस भी तैयार करता है जिसमें अपराध के सभी रिकॉर्ड्स बनाए रखता है और ये भारत के इंटरपोल की तरह काम करता है और इंटरनेशनल पुलिस से बातचीत में, पत्राचार में ये भारत का प्रतिनिधित्व भी करता है। अब अगर दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि सीबीआई से जुड़े मुद्दों के बारे में आप बताइए, तो आप बता सकते हैं एक तो राजनीतिक हस्तक्षेप यानी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको पिंजरे में बंद तोते की भी उपाधि दी थी, उसके रूप में संदर्भित किया था। इसके कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति में सरकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, उसकी वजह से यहाँ पे इंटरफेरेंस के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अगर उसको कहीं पे इन्वेस्टिगेट करनी होती है, कहीं किसी राज्य में अगर जांच करनी पड़ती है तो राज्य की सहमति अनिवार्य है, तो इसकी खुद की ऑटोनॉमी काफ़ी कम हो जाती है। इसकी वजह से हमने देखा वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में जांच के ही बीच में इन स्टेट्स ने अपने कंसेंट को वापस ले लिया था और सहमति रद्द कर दी थी। साथ में इसमें वित्तीय स्वायत्तता की भी कमी है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इसमें कम है। आमतौर पर देखा गया है कि सरकार द्वारा अपने स्वार्थ के लिए सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता है। उसके अलावा सूचना के अधिकार अधिनियम से इसको छूट प्राप्त है, तो इसकी सार्वजनिक जवाबदेही भी कम है, उसका इसमें अभाव है। अब इसमें मेनली क्या इंडियन पुलिस सर्विसेज के लोग आते हैं, इस वजह से जो स्टाफिंग की बात होती है तो स्टाफ अपॉइंट करने में गृह मंत्रालय प्रमुख भूमिका निभाता है। उसके अलावा इसका जुरिस्डिक्शन ओवरलैपिंग है, इसको कई लोगों को जवाब देना होता है, जैसे सीवीसी, डीओपीटी, लोकपाल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इस वजह से समस्याएं और बढ़ जाती हैं। अब कई सारे डेटाज भी हैं जो ये दिखाते हैं कि सीबीआई उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है। जैसे कि जो भी भ्रष्टाचार संबंधी मुद्दे हैं जिसमें सीबीआई द्वारा किसी को अरेस्ट किया गया हो, उसमें 3% से भी कम लोगों को कन्विक्ट किया गया, यानी उनके दोष सिद्ध हो पाए। उसके अलावा बोफोर्स और आरुषि तलवार जैसे हाई प्रोफाइल केसेस में इसने सही से प्रबंधन नहीं किया, मिसमैनेजमेंट हुआ है। तो इस प्रकार से आप इससे संबंधित इश्यूज हैं उनका भी उल्लेख कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ हम इस पेपर का डिस्कशन समाप्त करते हैं। आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।